ओके, यूनिट 1 में बहुत सारा कंटेंट है। ओके, आपने ऑलरेडी साइक्रोमेट्री कवर किया है, दैट इज वन पार्ट। रेफ्रिजरेशन में इन्होंने कार्नोट भी पूछा है, वीसीसी भी पूछा है और वीएएस भी पूछा है। सो सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव से मुझे इसको कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज दीज टॉपिक्स इटसेल्फ आर वेरी वास्ट। ओके, मतलब वीसीसी एक पूरा यूनिट होता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल एक पूरा यूनिट होता है थर्ड ईयर में। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ द टॉपिक, बट वो आपको नहीं है, आपको सिर्फ साइकिल समझने हैं। तो आज हम लोग साइकिल्स कवर करते हैं एंड कोई डाउट रहेगा तो उसको समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले, डू यू रिमेम्बर हीट इंजन? हाँ सर। व्हाट इज हीट इंजन? क्या होता है हीट इंजन? हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। परफेक्ट, हम इतना सा याद रखा तो भी हमें अच्छा है। हमें मालूम है हीट इंजन जो होता है, हीट इंजन एक रिजर्वायर जिसका कोई तो टेम्परेचर रहेगा T1, उससे हीट लेता है, उससे हीट लेता है। ये क्या है? यह है हीट इंजन। जब ये हीट लेता है तो बदले में वर्क बना के देता है, बदले में काम बना के देता है। वर्क, हीट इंजन मतलब इट कैन बी एनी हीट इंजन, ये इन जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी बॉडी भी एक हीट इंजन है, गाड़ी का इंजन आईसी इंजन भी एक हीट इंजन है, देन गैस टरबाइन एक हीट इंजन है। ये अलग अलग तरह के हीट इंजन होते हैं। स्टीम टरबाइन एक तरह का हीट इंजन है, इनमें हीट डाला जाता है। ये एक वर्चुअल तरीका है, हाइपोथेटिकल तरीका है बोलने का। ये बोला जाता है कि कोई तो एक सोर्स होगा जहां से दिया जा रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना में गर्मी निकलती, खाने का हीट, राइट? तो इट इज लाइक यू कन्वर्ट दैट फूड इनटू सम इमेजिनरी सोर्स से आने वाला हीट। हमें खाने से हीट मिलता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि किसी रिजर्वायर से हीट मिल रहा है, क्योंकि फिर वो हो जाता ना कि आपको एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पेपर पे डायग्राम बनाना है जो दुनिया के सारे हीट इंजन को कवर करे, इसलिए इसको ऐसा बताया जाता है। तो हीट इंजन हीट लेता है, जैसे कि आपकी बॉडी खाने में से हीट लेती है और बदले में आपके बॉडी के ऑर्गन्स का वर्क होता है, आपके बॉडी खुद चलती है, आप काम करते हो, ये सब वर्क में ही आता है। लेकिन याद रखो, सेकेंड लॉ बोलता है जितना देते हैं हम हीट उतना वर्क नहीं बनता। जितना देते हैं हम हीट उतना वर्क नहीं बनता, थोड़ा सा हीट छूट जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट छूट जाता है, फिर उसको आपको बाहर फेंकना पड़ता है। यू कैन नॉट कीप दैट हीट विद योरसेल्फ। हीट इंजन अगर हीट बचा ले रहा है, अगर वो हीट से वर्क नहीं बना पा रहा है, तो उसको बचा हुआ हीट छोड़ना पड़ेगा। बचा हुआ हीट उसको रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर है उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एटमॉस्फेयर, हमारे बॉडी से जो हीट निकलता है पसीने के फॉर्म में, बाकी रेडिएशन के फॉर्म में, कन्वेक्शन के फॉर्म में, हमारी बॉडी से हीट निकालना बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी से हीट नहीं निकलेगा तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं हीट इंजन क्या होता है, हीट आता है, बदले में वर्क बनता है, फिर बचा हुआ हीट छूट जाता है, इसे कहते हैं हीट इंजन। हीट इंजन में एफिशिएंसी निकाला जाता है। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है W, इनपुट है Q। आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा, जितना आया उतना बनता नहीं, तो ये W Q1 की जितना नहीं होता है, Q1 माइनस Q2 होता है। अगर ये पूरा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलता तो W इक्वल टू Q1 हो जाता, लेकिन Q1 में से कुछ पार्ट Q2 हीट इंजन ने लूज कर दिया है, इसलिए Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ हीट का ही वर्क बनता है। तो W को अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, which can be simplified as 1 minus Q2 by Q1। सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए, सिर्फ कार्नोट साइकिल के लिए ये फॉर्मूला को अपन 1 माइनस T2 by T1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ कार्नोट साइकिल। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू दुनिया के सारे हीट इंजन पे, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली टू कार्नोट साइकिल। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू दुनिया के सारे रिवर्स्ड हीट इंजन पे, रिवर्सिबल हीट इंजन पे।
and this is applicable to only Carnot cycle. Only Carnot cycle. Carnot cycle is also reversible, but उसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस सभी दुनिया के रिवर्सिबल साइकिल में नहीं होते हैं. बाय द वे आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये भी सारे काइंड ऑफ रिवर्सिबल ही है. ओके, लेकिन वो कार्नॉट नहीं है. तो ऑटो डीजल में ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. आई होप यू गॉट द पॉइंट. हाँ सर. ब्रेटॉन साइकिल पे आप ये साइकिल लगा फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ब्रेटॉन साइकिल पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ब्रेटॉन साइकिल इज अगेन ना एयर स्टैंडर्ड साइकिल, गैस टरबाइन का साइकिल होता है. जैसे ऑटो डीजल आईसी इंजन के साइकिल होते हैं, वैसे ब्रेटॉन साइकिल गैस टरबाइन का साइकिल होता है. ये हो गया हीट इंजन. हीट इंजन के बाद में रिवर्स्ड इंजन जो होते हैं, रिवर्स्ड इंजन, उन्हीं को कहते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप. परफेक्ट. इनको रिवर्स्ड बोलते हैं. रिवर्स्ड क्यों बोलते हैं? जैसे ये लोग W बनाते हैं वैसे इन्हें W देना पड़ता है. वैसे इन्हें W देना पड़ता है. जब आप W देते हो मतलब आप बिजली देते हो. आप जब इन्हें W देते हो तो बदले में ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ये रेफ्रिजरेटर को बिजली देने के कारण ये रेफ्रिजरेटर ऐसा माहौल बनाता है कि ये खाने में से हीट निकाल सके. तो बिकॉज ऑफ दिस बिजली you could absorb heat from your food and ultimately your food becomes cooler. तो this is the low temperature reservoir, आपका फ्रिज के अंदर का एरिया. उसके खाने में की गर्मी निकाली गई है. उसके खाने में की गर्मी निकाली गई है. तो फ्रिज ने ये क्यों निकाला? क्योंकि बिजली दिया गया. अगर बिजली ना दो तो ये कभी नहीं करेगा. फिर ये दोनों भी हीट, कौन सा, बिजली का हीट और ये हीट, दोनों भी हमें फेंकना पड़ता है. और ये फ्रिज के पीछे जो कंडेंसर कॉइल होता है उसमें से बाहर निकल के जाता है. ये कंडेंसर कॉइल से निकल के एटमॉस्फेयर में जाता है. तो ये क्या होता है? फ्रिज को जब बिजली दिया तो बदले में फ्रिज ने हीट निकाल लिया, और वो हीट प्लस बिजली दोनों का हीट हम कंडेंसर से एटमॉस्फेयर में फेंक देते हैं. ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा आपका फ्रिज के अंदर की दुनिया. जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर. जैसे ये भी आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो यहां पर भी आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है. फ्रिज का जो आउटपुट होता है वो मेन पर्पस होता है, उसे कहते हैं मेन पर्पस. तो फ्रिज का जो मेन पर्पस होता है वो खाने में से हीट निकालना होता है. तो यहाँ पे आउटपुट Q2 होता है और यहाँ पे इनपुट बिजली होता है. अगर तुम सिंपल मैथ्स लगाओगे तो यहाँ पर भी तुम देखोगे W का वैल्यू Q1 माइनस Q2 आता है. आप एरो के डायरेक्शन से अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे तो आप क्लियर कर बोल सकते हो कि W यहाँ पे Q1 माइनस Q2 आता है. या फिर जैसे कि मैंने आपको कहा, Q1 इज द टोटल हीट विच इज नथिंग बट Q2 प्लस W, जो बिजली आपने दिया वो भी हीट में कन्वर्ट होती है, तो वो भी साथ में जाता है. तो Q2 प्लस W दोनों भी हीट कंडेंसर से बाहर निकल के जाता है. डायरेक्टली नहीं जाते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं. ओके, फ्लूइड के साथ जाते हैं, रेफ्रिजरेंट के साथ जाते हैं. एंड ये होता है आपका टोटल. इधर से आप W का फॉर्मूला निकाल सकते हो Q1 माइनस Q2. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2. ये फॉर्मूला आप दुनिया के सारे रेफ्रिजरेटर पे लगा सकते हो जो रिवर्सिबल हो. ये फॉर्मूला आप दुनिया के सारे रेफ्रिजरेटर पे लगा सकते हो, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे ना हो. ये फॉर्मूला आप दुनिया के सारे हीट इंजन पे लगा सकते हो, रिवर्सिबल हो चाहे ना हो. ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला सिर्फ रिवर्सिबल दुनिया के साइकिल पे लगा सकते हो, और ये आप सिर्फ कार्नोट पे लगा सकते हो. ये इस तरह से जनरलाइज किया गया. ये दुनिया के किसी भी फ्रिज पे लगा सकते हो, ये दुनिया के सारे रिवर्सिबल फ्रिज पे लगा सकते हो, और ये फॉर्मूला सिर्फ कार्नोट साइकिल पे लगा सकते हो. हमने इस पे बातें की है, इफ यू रिमेम्बर. अगर नहीं याद है तो आज के दिन याद रखो and try to recollect the memory. Okay, बेसिक डायग्राम याद आ गया? हाँ सर. हाँ सर. रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या फर्क है? या W मिलता है या W दिया जाता है. ओके, अब आते हैं हम बेसिक रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं. रेफ्रिजरेटर के साइकिल के बारे में बात करते हैं. बेसिक प्रोसेसेस in refrigeration cycle. Before I proceed,
आपको हीट इंजन के बेसिक प्रोसेसेस याद है? टू कौन से सर? आइसोथर्मल, टू एडियाबैटिक। ऐसे नहीं याद रखते, गलत बात है। बेसिक की बात करो, बेसिक बेसिक हीट इंजन के प्रोसेसेस। पहले करते हैं कंप्रेशन, फिर डालते हैं हीट, फिर होता है एक्सपांशन, और फिर निकालते हैं हीट। हाँ, कंप्रेशन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, एक्सपांशन, हीट रिमूवल ऑफ रिजेक्शन, हीट हीट रिजेक्शन। रिजेक्शन। परफेक्ट, ये 4 प्रोसेस होते हैं हीट इंजन में। अब जैसे ये 4 प्रोसेस होते हैं हीट इंजन में, इसी सीक्वेंस में होते हैं ना, सी सी नहीं सीसी बोलते हैं ना, नहीं सॉरी, कंप्रेशन, हीट एडिशन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, देन एक्सपांशन एंड हीट रिजेक्शन। ये 4 प्रोसेस का जो सीक्वेंस है, यहां पर 4 प्रोसेस के सीक्वेंस थोड़े से उल्टे होते हैं। अब अगर मैं हीट इंजन की बात कर देता हूं तो फटाफट हीट इंजन के बारे में बोल दिया। ये क्लॉकवाइज घूमता है चलो साइकिल। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले अपन इसमें कंप्रेशन करते थे, और फिर अपन यहाँ पे हीट एडिशन करते थे, है ना। यहाँ पे हम लोग ओके पहले करते थे कंप्रेशन, फिर करते थे हीट एडिशन, फिर करते थे एक्सपांशन, एंड फिर करते थे हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, और ये साइकिल में चलती चीज है। कंप्रेस करो, फिर हीट डालो, फिर एक्सपांड होने दो, फिर एक्सपांशन के बाद में हीट रिजेक्शन की तरफ जाओ, और ये साइकिल ऐसे कंप्लीट होता था। तो पहला प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पे रहता था कंप्रेशन, फिर 2 से 3 हीट एडिशन, फिर 3 से 4 एक्सपांशन, एंड 4 से 1 अगेन। सर इसमें वर्क इनपुट कंप्रेशन के यहाँ पे होता है? यस, कंप्रेशन इज द वर्क इनपुट, Q1। हाँ सर, इनसे में यही क्वेश्चन आया था। ओके सर ये डायग्राम निकाली थी ना हमने। हाँ, ये मैं ये सब क्यों बताता हूँ बताओ। दुनिया में कोई भी चीज याद करने का तरीका होता है कंपैरिजन करके। आप जब कंपेयर करते हो ना तो फटाक से याद होता है। एक का कंसेप्ट समझो, फिर उससे दूसरे को कंपेयर करो। इससे मैंने हीट इंजन बनाया, अब मैं इसी को कंपेयर करूंगा रिवर्स हीट इंजन से, रेफ्रिजरेशन से। तो जो आपका रेफ्रिजरेटर साइकिल होता है बच्चों, ये मैंने क्लॉकवाइज घुमाया ना, इसको मैं एंटी घुमाऊंगा, इसको मैं एंटी घुमाऊंगा, इसको इसलिए रिवर्स साइकिल बोलेंगे। इसको एंटी घुमाऊंगा, इसमें पहले कंप्रेशन करूंगा। मैं हमेशा कंप्रेशन ही पहले करूंगा। बेस्ट वे टू स्टडी एनी साइकिल, पहले कंप्रेशन से शुरू करो, इधर भी कंप्रेशन से, इधर भी कंप्रेशन से। यहां पर कंप्रेशन के बाद में हीट डाला जाता था, लेकिन यहां पर कंप्रेशन के बाद में हीट निकाला जाता है। विपरीत है, उल्टा है। कंप्रेस करके हीट निकाला जाता है यहां पे, फिर हीट निकालने के बाद यहां पे एक्सपांशन होता है। देखो यहाँ पे कंप्रेस करके हीट डालो फिर एक्सपांड करने दो, यहाँ कंप्रेस करके हीट निकालो फिर एक्सपांड होने दो, एंड फिर उसके बाद में हीट एडिशन होता है। यहाँ पे हीट एडिशन, यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन बोलना चाहिए, एडिशन की जगह पे एब्जॉर्प्शन। एंड देन साइकिल कंटिन्यूस। अब ये साइकिल दुनिया के सारे रेफ्रिजरेटर पे एप्लीकेबल है। जैसे मैंने ये आपको थ्योरेटिकल प्रोसेस बोला, दुनिया के सारे हीट इंजन पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये जो प्रोसेसेस हैं, ये दुनिया के सारे रिवर्स्ड हीट इंजन, जिसको कि रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, उन पे एप्लीकेबल है। सबसे पहले करोगे कंप्रेशन, फिर करोगे हीट का रिजेक्शन। यहां पे क्या किया था, कंप्रेशन, हीट एडिशन, देन एक्सपांशन, एंड देन हीट रिजेक्शन था। इधर क्या होगा, कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन, एक्सपांशन एंड हीट एब्जॉर्प्शन। नाउ टेल मी वन थिंग, what was the sole purpose of the cycle? वर्क आउटपुट। Perfect my dear, W बने, यही हमारा सोल पर्पस था यहाँ पे। और W ज्यादा से ज्यादा तब बनेगा जब उसके पास में हीट ज्यादा से ज्यादा होगा। हाँ सर। तभी तो उसको हीट इंजन कहते थे ना। तभी वहां पे कंप्रेस करके हीट डाला जाता था, जितना हीट होगा उतना वर्क मिलेगा। यहां पर ये हीट इंजन नहीं, यहाँ पे सोल पर्पस है हीट एब्जॉर्ब करना। यहाँ पे सोल पर्पस क्या है, हीट एब्जॉर्ब करना, समझा। यहां पर हाँ है सर। सोल पर्पस हीट एब्जॉर्ब करना, और
हीट एब्जॉर्ब तब होगा जब आपका रेफ्रिजरेंट जो उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो ठंडा होगा। हाँ सर, समझ। जैसे यहाँ सोल पर्पस है वर्क तैयार करना, यहाँ सोल पर्पस है यहाँ पे से ये बहने वाला जो फ्लूइड है वो काफी ठंडा हो, और जब वो काफी ठंडा होगा तभी वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हाँ सर। खाना अगर यहाँ रखा हुआ है, फूड अगर यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे है, भाई उसमें से हीट निकल के अगर इसमें जाए तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से कम होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ सर, हाँ समझ। समझ गया है तो अब ये प्रोसेस समझो। आपको सिंपल गैस से अगर मैं बात करता हूं, अगर मान लो एक गैस है, उसको अगर तुम कंप्रेस करते हो, अगर उसका तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ सर, बढ़ हाँ जाता है। सर। अगर कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे कंप्रेस किया टेम्परेचर बढ़ गया, तो अगर एक्सपांड होने दोगे तो टेम्परेचर भी घट जाएगा। हाँ हाँ सर। सर। मान लो सब रिवर्सिबल है, दुनिया में सब आइडियल है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, मान लो। तो कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर सब रिवर्सिबल है, इसका मतलब अगर एक्सपांड होने दो तो टेम्परेचर जितना था उतना वापस हो जाएगा। हाँ सर। अब मैंने जो बताया वो यहीं पे यहाँ पे लागू कर देता हूं। मान लो तुमने प्रेशर अगर बढ़ाया तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसे अगर तुम प्रेशर को घटने दोगे तो टेम्परेचर भी घट जाएगा। ओके, अगर मैं फिर से सुनना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ गया, अगर मैंने प्रेशर एटमॉस्फेयर से बढ़ा दिया तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से बढ़ गया। अगर मैं बिफोर प्रेशर घटाना ये टेम्परेचर को ऑलरेडी एटमॉस्फेयर जितना ठंडा कर दूं, हीट निकाल के एटमॉस्फेयर जितना ठंडा कर दूं, तो अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो ये टेम्परेचर और नीचे चला जाएगा ना। हाँ सर, और नीचे चला जाएगा। मतलब हाँ, सर। आइसोबैरिक प्रोसेस होगा ना। फॉरगेट अबाउट दैट, किस तरह के प्रोसेस है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना। अब बेसिक बातों पे P नहीं, प्रेशर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ना, तो टेम्परेचर गिर रहा है तो प्रेशर भी गिरना चाहिए ना, तो वही दिक्कत थी हीट रिजेक्शन के टाइम। हीट रिजेक्शन आइसोबारिक ले लो, ठीक है। आपके दिमाग को अगर स्टेबल रखना है तो आप आइसोबारिक दिमाग में रखो, ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया में जो प्रोसेस होते हैं वो आइसोबारिक होते हैं हीट ट्रांसफर के, ज्यादातर प्रोसेस। इस पर हमने बातें की है पहले भी, कांस्टेंट प्रेशर ही होता है प्रोसेस ज्यादातर दुनिया में। अगर आप नेचुरली हीट ट्रांसफर होने दोगे तो इट विल बी कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आप फील कर सको रेफ्रिजरेशन को, ठीक है। अभी प्रोसेस पे मत चिपको, अभी पूरे साइकिल पे चिपको। साइकिल के हाँ बारे सर। में समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी सीक्वेंस में क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। कंप्रेशन किया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। कंप्रेशन किया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। भाई तू जब कंप्रेशन करता है ना, तो कंप्रेशन करता है मतलब तूने उसमें वर्क डाला है, और वर्क बाद में हीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो हीट के वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ सर। हाँ सर। कंप्रेशन किया मतलब बाहर से वर्क डाला है, और जब बाहर से वर्क डाला है तो वर्क बाद में हीट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो भी चीज सप्लाई करते हो लास्ट में हीट में कन्वर्ट होती है। तो बिजली दिया था, बिजली के कारण कंप्रेशन हुआ है, बाद में वो पूरी की पूरी बिजली हीट में कन्वर्ट होती है, और उस हीट के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ता तो टेम्परेचर इसलिए बढ़ता बिकॉज दैट वर्क वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड अल्टीमेटली दैट हीट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, एंड अल्टीमेटली हेंस द एंथैल्पी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। हाँ सर। ओके, प्रेशर बढ़ता टेम्परेचर बढ़ता, ऐसे ही जब प्रेशर घटता तो टेम्परेचर घटता। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा के अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, और बाद में उस टेम्परेचर को अगर मैं निकालने के लिए हीट निकाल दूं उसमें से, तो टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर कम हो जरूरी नहीं है। बट प्रेशर कम किया तो टेम्परेचर कम होगा। प्रेशर कम नहीं किया जाता, प्रेशर कभी गिराया कम जाता। होने देते हो। हाँ सर।
ठीक। तुम अगर ऐसे पिचकारी को मार रहे हो तो तुम कंप्रेस कर रहे हो, लेकिन तुम पिचकारी को खींचो मत, पिचकारी को खुद से पीछे आने दो। अंदर के गैस ने धक्का मार के पिचकारी को पीछे आने दो। तुम अगर खींचोगे तब वो टेम्परेचर उतना शायद नहीं गिरेगा। ओके हाँ सर, सर। समझ गया। बिकॉज तुम खींचोगे तो उसके तुम खुद वर्क को डाल रहे हो। वो खुद वर्क करेगा तो उसका टेम्परेचर भी गिर जाएगा। वर्क शुड बी डन बाय द सिस्टम। अगर हाँ सर, समझ गया। तो वर्क तुम कर रहे हो। जब वो गैस फटेगा और तब पिचकारी पीछे आएगी तो सिस्टम ने वर्क किया। मतलब उस गैस की एनर्जी के वजह से पिस्टन मूव हुआ। जब गैस अपनी एनर्जी से पिस्टन को धक्का देता है तो बदले में गैस के अंदर का हीट पूरी तरह से वर्क करने में लग जाता है, हाँ सर। और इसके वजह से अंदर के गैस का टेम्परेचर घट जाता है। ये प्रेशर गिरता तो टेम्परेचर गिरता अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे वर्क जिम्मेदार है। जब उसके अंदर वर्क रहेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब उसमें से वर्क निकलेगा तो टेम्परेचर घटेगा। नाउ इट मेक सेंस, राइट? यस सर। पहले भगवान की तरह हम बोलते थे प्रेशर बढ़ता तो टेम्परेचर, बिकॉज गॉड हैज सेड दैट। वी यूज्ड टू अप्लाई द गॉड इक्वेशन, P equal to mRT. But no, now you should understand what exactly is happening inside. प्रेशर बढ़ता तो टेम्परेचर बढ़ता क्योंकि तुमने वर्क डाला है, और प्रेशर घटता तो टेम्परेचर घटता क्योंकि उसके अंदर के वर्क ने अपने आप की आहुति दी है। उस वर्क को करने की वजह से टेम्परेचर घटता। प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और जब मैंने ऊपर से हीट निकाल लिया तो टेम्परेचर घट गया, और जब मैं बाद में प्रेशर को गिराता हूं तो टेम्परेचर और गिर जाता है। टेम्परेचर फॉल्स बिलो एटमॉस्फेयर। हाँ सर। प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। जब मैंने यहां से हीट निकाला बच्चा लोग, जब मैंने यहां से हीट निकाला तो ये हीट निकलने के कारण ये जो टेम्परेचर बढ़ा था उतना ही घटा दूंगा मैं। उसको टेम्परेचर को गिरा के एटमॉस्फेरिक जितना बना दूंगा इसके अंदर। जब मैं टेम्परेचर को गिरा के इसमें एटमॉस्फेरिक जितना बना दूंगा तो अगली बार प्रेशर गिरने के बाद में जब टेम्परेचर गिरेगा तो टेम्परेचर विल गो बिलो द एटमॉस्फेयर, इजंट इट? हाँ सर। मतलब इम्पोर्टेंट ये था कि प्रेशर गिरा के टेम्परेचर कम करना है, इसलिए कंप्रेसर से प्रेशर बढ़ाया, और जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब दो टेम्परेचर के डिफरेंस होगा तो एटमॉस्फेयर का कम होने की वजह से वो हीट एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर पे आएगा। बट मेन जो प्रेशर बढ़ाया था फिर वो गिर जाएगा और फिर और still कम होगा, और कम होगा। जिससे वो और मतलब हाँ मेन ट्रिक प्रेशर का ही था, सब कुछ इसीलिए प्रेशर के लिए कंप्रेशन था। इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता ही नहीं तो प्रेशर घटता क्या अपने आप? नहीं सर। प्रेशर अपने आप घटना चाहिए, अपने आप घटना चाहिए, तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होना चाहिए। सर ये बहुत फास्ट होना चाहिए ना? ऑब्वियसली फास्ट होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मैं रियल प्रोसेस पे नहीं जा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि यू शुड नो व्हाई दीज प्रोसेसेस कम इन दिस सीक्वेंस। दैट इज हाँ द सर। पर्पस फॉर हाँ नाउ। सर। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। प्रोसेस बोला और कोई गधे की तरह हीट एब्जॉर्प्शन बोल देगा फिर एक्सपांशन बोल देगा तब बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। आपको ये हाँ दिमाग सर। में पहले से होना चाहिए कि भैया पहले कंप्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अल्टीमेटली प्रेशर गिराने के बाद ही ठंडा फ्लूइड मिलेगा। जब प्रेशर गिराने के बाद में ठंडा फ्लूइड मिलेगा या तुम्हारी जरूरत है यहां पर, तो पहले प्रेशर बढ़ाओ ना, क्योंकि प्रेशर गिरने के लिए पहले प्रेशर बढ़ना चाहिए। जब प्रेशर बढ़ेगा तब प्रेशर गिरेगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्लूइड का अगर तुम प्रेशर गिराने की कोशिश करोगे तो गिरा गिरा के कितना गिराओगे? 0 तक। 1 बार से 0 बार, 1 बार गिराओगे, उसमें भी वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम कितना भी बढ़ा सकते हो, 10 बार, 20 बार, 40 बार, 50 बार। 50 बार प्रेशर बढ़ाओ और फिर अपने आप गिरने दो, खट्टे से गिरेगा। और जब खट्टे से गिरेगा तो खट्टे से वहां पे टेम्परेचर भी गिरेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हाँ सर। सभी लोग, कोई डाउट इसमें? ये 3 प्रोसेस इसी सीक्वेंस में जरूरी क्यों है? हाँ सर। ये सब लोग ऐसा करते हैं इसके लिए। ये है मेन करता धरता रेफ्रिजरेटर का। यहां पर ठंडा फ्लूइड जाना चाहिए, इसीलिए
इसीलिए ये लोग तीनों लोग मिल के काम करते हैं। पहले कंप्रेस करते हैं, फिर हीट निकलने देते हैं और फिर एक्सपांड करते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये एयर रेफ्रिजरेशन में, जिसको बेल कोलमैन साइकिल बोलते हैं, रिवर्स ब्रेटॉन बोलते हैं, उसका थोड़ा सा लॉजिक दिया है। ओके, इन्हीं से मिलते जुलते सब कुछ हर दुनिया में हर रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन और एक्सपांशन होता है। कभी कभी डायरेक्टली होता है, कभी कभी इनडायरेक्टली होता है। लास्ट का जो साइकिल आज देखेंगे थोड़ा समझाऊंगा उसमें क्या अलग हो रहा है। इस प्रोसेस में जो कंप्रेशन वर्क है, अगर ये ना हो तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, और जब प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं तो प्रेशर घटेगा ही नहीं। दैट इज हाउ नॉर्मल रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स। क्या ये सबको समझ में आया है? हाँ सर। बच्चे लोग, यहाँ पे W दिया जाता है, इसको कंप्रेशन वर्क कहते हैं। एक्सपांशन वर्क नॉर्मली कुछ साइकिल में होता है और कुछ साइकिल में नहीं होता है। कुछ साइकिल में होता है, कुछ साइकिल में नहीं होता है। जो आपके सिलेबस में VCC है, VCR भी बोलते हैं उसको, उसमें एक्सपांशन वर्क नहीं होता है। क्यों नहीं होता है देखेंगे। ओके, क्यों नहीं होता है देखेंगे। लेकिन 4 में से ये 2 इसके लिए तो होता ही, मतलब प्रोसेसेस सारे होंगे, लेकिन वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा साइकिल है। प्रोसेसेस हमेशा चारों ही होंगे। ओके, चलो, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ अ बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स। बेसिक सबको समझ में आया? हाँ सर। कंप्रेस हाँ, सर। करो, हीट निकलने दो, एक्सपांड होने दो, अल्टीमेटली तुम्हें एक फ्लूइड मिलेगा जो रेफ्रिजरेशन करेगा। ये 1 से लेके 2 कंप्रेशन, 2 से लेके 3 हीट रिजेक्शन, 3 से लेके 4 एक्सपांशन। आपके सिलेबस में कार्नोट साइकिल है एंड VCC है, दैट्स इट। ओके, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टीचिंग यू बेल कोलमैन साइकिल, दे शुड हैव टॉट यू, बट वो सिखा नहीं रहे। शायद से आने वाले लाइफ में जब भी आप 3rd ईयर में RAC पढ़ेंगे तो वहां पे शायद से मिलेगा पढ़ने को, बट ठीक है। सर VRC VCC में आता है? हाँ, VRC इज वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको बोलते हैं, उसी को वेपर कंप्रेशन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। सर Okay. वो सर एक्सपेंशन वेपर वर्क हो एक्सपेंशन साइकिल, फिर से बोलो। वेपर एक्सपेंशन, वेपर एक्सपांशन नहीं, वेपर एब्जॉर्प्शन है। हाँ सर वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। लास्ट में सीखेंगे, आज ही सीखेंगे लास्ट। सर वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही होता है क्या वो वर्क एक्सपेंशन? हाँ, बोलता कुछ हूँ तो सुना था। मैं। देखो, सुनो ना, सुनो, टेंशन मत लो। देखो, अभी जब जैसे हर कोई, जब मुझे कोई प्रोसेस का नाम बोलता है तो मैं आपको रोक रहा हूँ। क्यों पता है? तुमको टुकड़ों में बहुत सारी चीजें मिली है। मेरी कोशिश क्या है, पहले बेसिक फर्क बताओ कि भैया हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन में क्या फर्क है। फिर उनको बताओ कि कौन से 4 अनिवार्य प्रोसेस हैं। 4 अनिवार्य प्रोसेस हैं। ये देखो, ये क्लॉकवाइज घूमता, ये जहन में बैठ जाना चाहिए। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता, ये जहन में बैठ जाना चाहिए। एकदम बेसिक पे जा रहा हूं, एकदम बेसिक पे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे। ठीक है, अब हम लोग पहले लेंगे रिवर्स कार्नोट साइकिल। कार्नोट की जगह पे रिवर्स कार्नोट साइकिल। सबसे पहले आपको बता दूं, रिवर्स कार्नोट साइकिल या कार्नोट साइकिल, दुनिया में ऐसे कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये एक इमेजिनरी आइडियल साइकिल होते हैं जिनको बनाया गया है पेपर पे। ओके, जिनको बनाया गया है पेपर पे only for the sake of having maximum COP, only for the sake of having maximum COP, but they lack practicality, but they lack practicality. I hope you getting me. अभी तक के इवोल्यूशन में या फिर अभी तक के जितने भी इन्वेंशंस हैं उनके हिसाब से कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन पहले हम समझते हैं कि कार्नोट साइकिल है क्या। कार्नोट साइकिल में मैं यहाँ पे एक PV डायग्राम बनाऊंगा और एक TS डायग्राम बनाऊंगा। PV एंड TS, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी। अब बोलेगे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया था, PV क्या होता है, TS क्या होता है, और वो बच्चा 3rd ईयर में, तो बड़ा टेंशन हो गया था मुझे। तो मैंने उसको थर्मो का लेक्चर भेजा था। कैसे पहुंच गया 3rd ईयर पता नहीं। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ओके, रिवर्स कार्नोट साइकिल is basically
an ideal refrigeration cycle, it will also have all these four processes. It will also have all these four processes. कार्नोट ने क्या बोला? कार्नोट ने बोला रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाना है ना, बनाओ। 4 प्रोसेस करने हैं, मुझे मालूम है, करने पड़ेंगे तुमको, लेकिन वो बोला कि मेरी तरह से करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। मतलब वो इमेजिनरी प्रोसेसेस बोलता है, वो बोलता है मैं जो बोलता हूं वैसा करो। अगर तुम वैसा करोगे तो तुमको जो सीओपी मिलेगा दुनिया का मैक्स सीओपी मिलेगा। तो एज ए गुड स्टूडेंट हम लोग उसको सुनते हैं। पहले क्या बोल रहा है वो बोलता है कि भाई तुम पहले कंप्रेशन कर रहे हो ना, करो कंप्रेशन करो, 1 to 2 कंप्रेशन करो। आप एडियाबैटिक कंप्रेशन करो। आप क्या करो? 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन करो। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का दूसरा नाम आइसेंट्रोपिक होता है। डू यू रिमेंबर? हाँ सर। हाँ सर, एंट्रोपी कांस्टेंट। क्योंकि हमें मालूम है डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dq by t। एडियाबैटिक इज ए इंग्लिश वर्ड विच मीन्स नो हीट ट्रांसफर, और कुछ नहीं। डरना नहीं इस शब्द से। कई लोग डर जा रहे हैं एडियाबैटिक का। भाई सर एक भूल गया मैं, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है या हीट चेंज? नो हीट ट्रांसफर। हाँ, नो हीट ट्रांसफर म्हणजे दुनिया से सिस्टम ने हीट लेगा ना, अपना हीट दुनिया को देगा। मतलब डेल्टा फाई 0 होगा बस। क्या 0 होगा? डेल्टा फाई, ये डीक्यू 1 to 2 जब आप कंप्रेस कर रहे हो, जब आप पिचकारी से दबा रहे हो, तो उसमें की गर्मी निकल के बाहर की दुनिया में नहीं जानी चाहिए, और बाहर की दुनिया से कोई गर्मी अंदर नहीं आनी चाहिए। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क निकाल के इंटरनल एनर्जी कम होगी या वर्क मिल के इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बस इतना ही होगा ना? हाँ, एंथैल्पी बढ़ेगी इन शॉर्ट, बट अल्टीमेटली यू शुड नो कि इट विल नॉट एक्सचेंज हीट विद द एटमॉस्फेयर। उसके पीछे कारण है ना भाई। अगर तुम हीट उसी समय निकालोगे, तो हीट उस समय निकालने की वजह से वर्क जो रहेगा वो वेरिएबल हो जाए, एक यूनिफॉर्म रेट में नहीं दे पाओगे, एंड देन कैलकुलेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। ये जो एडियाबैटिक होना या ना होना, ये सिर्फ अपना सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन है। दुनिया में कोई एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होता है। आप लोग खुद वो कंप्रेसर के ऊपर फिन्स लगाते हो। हाँ सर, कंप्रेसर के हीट ऊपर निकालने के लिए। रेडिएटर लगाते हो। इंजन के ऊपर, मतलब इन शॉर्ट। इंजन पे भी होता है। आपके जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है उसका कहते हैं हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। वो तो हाँ। पूरा डूबा होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर। हाँ सर, मतलब वो रेफ्रिजरेंट का काम होता है कि भैया कंप्रेसर को ठंडा करो, कंप्रेसर को ठंडा करो, कंप्रेसर को ठंडा करो। और जब तुम कंप्रेसर को ठंडा कर रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द प्रोसेस टू बी एडियाबैटिक? हाँ, हीट निकाल रहे हैं। क्योंकि डैमेज हो जाता है। अगर उसका हीट नहीं निकालोगे तो वो डैमेज हो जाएगा। उसके कंपोनेंट्स, उसके कॉपर के वाइंडिंग, उसका पिस्टन सब एक्सपांड हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। तो उसको ठंडा रहना जरूरी है। इसीलिए आप जो ये कहते हो एडियाबैटिक, ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए होता है, एक साइकिल को समझने के लिए, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए। एडियाबैटिक का मतलब होता है नो हीट ट्रांसफर, दैट्स इट। ओके, इसलिए मेरे को कभी कभी लगता है, मैं जब बोलने लगता है तो हमें बहुत सारी बात करने लगते हैं, फिर हमारा टारगेट नहीं अचीव होता है। थोड़ा शांति रखो, अभी मेरे को बोलने दो। ओके, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि भाई फ्रिक्शन नहीं हो रहा, बस इतना याद रखो। नो लॉसेस, नो हीट ट्रांसफर। और जब ऐसा होता है तो एडियाबैटिक का मतलब जब नो हीट ट्रांसफर होता है तो एंट्रोपी नहीं बदलती, इसलिए 1 से लेके 2 एंट्रोपी नहीं बदलती, इसलिए इस प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक कहते हैं। दिस इज द डिमांड ऑफ कार्नोट, दैट्स व्हाट कार्नोट इज डिमांडिंग। फर्स्ट थिंग अबाउट कंप्रेशन। सेकेंडली, हीट निकालना है, कंप्रेशन कर रहा है फिर हीट निकालना। भैया हमको तो हीट निकालने की अगर बात किया तो हमारे दिमाग में तो पहले आता है कांस्टेंट प्रेशर हीट निकालना, लेकिन कार्नोट बोलता है ना ना ना, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, आइसोथर्मल हीट निकालो। आइसोथर्मल हीट निकालो मतलब टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। तो आप जब हीट निकाल, यहाँ पे क्या किया, कंप्रेशन किया, और जब आप हीट निकालोगे तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होना चाहिए।
ऐसा वो क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैंने मैथ्स में चेक किया है, मैंने मैथ्स लगा के चेक किया है सीओपी के फॉर्मूला में, सीओपी के फॉर्मूला में, क्योंकि ये फॉर्मूला कार्नोट का है ना, ये तभी आएगा जब प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, बिकॉज Q कैन बी रिटन एज डेल्टा एच टी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर डेल्टा एच कॉमन कैंसिल निकल जाता है। कार्नोट के लिए खाली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कार्नोट ने बोला है कि अगर तुम हीट ट्रांसफर आइसोथर्मल करोगे तो ही सीओपी मैक्स मिलेगा भाई साहब। फिर बच्चा बोलता है ओके हीट ट्रांसफर आइसोथर्मल, गैस में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन लेटेंट हीट का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, लिक्विड में हो सकता है। अगर किसी गैस से हीट निकालो और अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आप लेटेंट हीट खाली निकालो, ऐसी कंडीशन तैयार कर दो, तो आइसोथर्मल हीट निकालना पॉसिबल है ना? हाँ, थियोरेटिकली। नहीं, रियल में भी पॉसिबल है सर, पर मैंने सुना था कि सेंसिबल और लैटेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग, ऐसा सुना था सर, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में एक साथ सारे मॉलिक्यूल को हीट नहीं दे सकते ना, लेयर बाय लेयर ही हीट ट्रांसफर होता है ना, तो एक पार्ट सेंसिबल से लैटेंट में तो ऊपर वाला फील सेंसिबल ही मिलता लग रहा होता है ना उससे। बात सही है आपकी, लेकिन फिर आप लोगों को, सब लोगों को एक समान ट्रीट करके सॉल्व करना है, ठीक है? यू विल हैव टू मेक श्योर दैट थर्मल इक्विलिब्रियम इज बिल्ट। ये आपका काम आसान कर देगा। देखो ये तो वही बात हो गई कि कोई लेता है पूरा खाना एक साथ खा सकता है और कोई लेता है एक एक करके खाना खाता है। अल्टीमेटली खाना खा रहे हैं ना, हाँ सर। खाना जा रहा है ना। सो जब आप एक एक करके खाते हो तो इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट। जब आप सब एक साथ खा जाओगे, जैसे जानवर खाते हैं, उनके बर्तन में डाल दो सब खा जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले दाल चावल खाएंगे या फिर रोटी सब्जी खाएंगे फिर दाल चावल खाएंगे, खाते तो हम भी हैं, बट दैट ईज आउट अवर वर्क ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि मेजर भी तो करना है ना पेपर पे भाई। बर्फ को पिघलाना है, मालूम है मुझे मालूम है कि बर्फ जब पिघलता है तो पानी भी बनता है, कुछ बाजू का पानी ठंडा भी होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा बर्फ एक टेम्परेचर अचीव करता है फिर, ऐसा नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज बर्फ खुद एक इंसुलेशन का काम करता है, हीट को अंदर नहीं जान देता। यू नो ना, स्नो इज अ काइंड ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर। वो खुद ही हीट को अंदर इजीली नहीं आने देता है, उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं, इसलिए व्हाइटिश दिखता है बर्फ। एकदम ट्रांसपेरेंट जो दिखता है उसमें एयर पॉकेट्स नहीं होते हैं। बट स्नो मान लो, स्नो की बात करो तो स्नो व्हाइट क्यों होता है? बिकॉज उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं बहुत सारे। सो कहीं ना कहीं यू शुड अंडरस्टैंड कि हम सब कुछ ईज आउट करते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट ऑन पेपर, बिकॉज अल्टीमेटली होता वही है, राइट? हाँ सर। ओके चलो अभी उसमें मत अटको प्लीज, इधर आओ। 1 to 2 कंप्रेशन, फिर 2 to 3 हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन प्रोसेस आइसोथर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आइसोथर्मल। सो 2 to 3 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होना चाहिए? एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। अभी 1 to 2 हो गया। क्या हमने क्या किया? हमने यहाँ पे कंप्रेस किया और हीट निकाल दिया। फिर हमें समझता है कि देखो यार पीवी में बना रहा हूं तो गैस का, बट गैस में पॉसिबल तो नहीं, हमें मालूम है, लेकिन कार्नोट देवता बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं उनकी बात। फिर हमको बोलेंगे भैया पॉसिबल तो नहीं है। वो बोलते हैं पॉसिबल है अगर चाहो तो। इसलिए वेपर कार्नोट साइकिल भी एक एग्जिस्ट करता है, रिवर्स वेपर कार्नोट। बट ठीक है, आपको याद है मैंने आपको वेपर कार्नोट रैंकाइन में सिखाया था। सर क्या? रैंकाइन साइकिल में एक वेपर कार्नोट लिया था, याद है? हाँ सर, वो छोटा अंदर का बॉक्स। हाँ, स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगल स्क्वायर बॉक्स। बॉक्स। हाँ, रेक्टेंगल बॉक्स। और फिर हमने ये भी सीखा था कि वो साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि पंप को गैस पसंद नहीं और टरबाइन को गिल्ला पसंद नहीं। हाँ। आई मीन दे कैन नॉट ऑपरेट विद देम, दैट्स व्हाई। चलो ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज होगा। यहाँ पर भी 2 to 3 आइसोथर्मल सिर्फ तब पॉसिबल है जब फेज चेंज होगा।
लेकिन गैसेस का ये लाइन गैस का है, ठीक है, ये लाइन गैस का, बट ठीक है, फिलहाल के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस, फिलहाल के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस गैस का हम बना रहे। फिर उसके बाद में क्या हो गया, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 हीट रिजेक्शन, फिर 3 to 4 एक्सपांशन, 3 to 4 एक्सपांशन, 3 to 4 एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक का स्लोप देखो ऐसा होता है, ये भी आइसेंट्रोपिक का स्लोप है। 3 to 4 एक्सपांशन, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, एंड देन उसके बाद में अगेन आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, अगेन आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, हो जाएगा आपका आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन 4 to 1। इसमें आप क्या कर रहे हो, खाने में से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक्सपांशन प्रोसेस कर रहे हो। ओके, आपको याद होगा कार्नोट साइकिल जो हमने वहां पे बनाया था वो भी सेम दिखता था क्लॉसियस इनइक्वालिटी के समय, बस उसमें क्या था, वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे क्लॉकवाइज घूम रहा था, और ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब समझ में आया क्यों ये सिखाया मैंने पहले, ये देखो क्लॉकवाइज का, ये एंटी घूमता, ये भाई ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बताता नहीं कोई, आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत पिक कर लो, जरूरी नहीं है। कार्नोट में ये क्लॉकवाइज दिखेगा और ये एंटी दिखेगा, एग्जैक्ट सेम डायग्राम, एग्जैक्ट सेम डायग्राम, फर्क पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे पहले कंप्रेशन है, फिर हीट रिजेक्शन है, फिर एक्सपांशन है, फिर हीट एब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 3 to 4 जो रहेगा ये भी रहेगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। इसका मतलब है ये भी आइसेंट्रोपिक है, ये भी आइसेंट्रोपिक है, इस दौरान भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एंड 4 to 1 हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसी को कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ये कैसा रहेगा, ये रहेगा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन। ये कैसा रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक। टीएच डायग्राम बहुत आसान हो जाता है इससे, एक रेक्टेंगल मारता हूं डायरेक्ट फटाक से, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा दूंगा। देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलता ना, अभी खटाक से दिमाग घूम जाने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऑलवेज स्टार्ट विद कंप्रेशन, 1 to 2, अपने आप देखो जो मैं बोला अपने आप यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में। अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल ऐसा घूम जाएगा ना, अपने आप देखो ये बन गया साइकिल मेरा। अब क्रॉस चेक कर लो, 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अच्छा, कंप्रेशन हो रहा है, देखो प्रेशर बढ़ता, टेम्परेचर बढ़ता। हाँ सर। कुछ चीजें शुरुआत में अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे ना तो खटा से करेक्ट बन जाता है। फिर 2 to 3 आइसोथर्मल, हाँ देखो ना टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है मुझे, टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आइसोथर्मल, परफेक्ट। 3 to 4 एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 4 to 1 आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, इसमें हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। इधर आप T1 बोल दो, इधर आप T2 बोल दो, T1 बोल दो, आप T2 बोल दो। यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो COP का, COP रेफ विल बी सिंपली Q2 upon W, which can be written as Q2 upon Q1 minus Q2, which can be written as T2 upon T1 minus T2। देखो ये कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रोसेसेस वही है सारे के सारे, ठीक है, प्रोसेसेस वही है सारे के सारे, जो 4 प्रोसेस का हमने नाम लिया। हो रहा है देखो कंप्रेशन, देखो यहां से निकल के जा रहा है हीट बाहर की दुनिया में, यहां पे देखो हो रहा है एक्सपांशन, एंड देन देखो इसमें हीट हो रहा है एब्जॉर्प्शन। 1 to 2 कंप्रेशन है, 2 to 3 हीट रिजेक्शन है, 3 to 4 हीट एक्सपांशन है, 4 to 1 हीट एब्जॉर्प्शन। इसी को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहते हैं, खाने में से हीट निकालना। कोई दिक्कत किसी को भी? Reverse Carnot cycle is a hypothetical cycle. It can or it is made just to make sure कि existing cycle जो है आपका, अगर कार्नोट हो तो कितना COP बना सकता है। existing cycle अगर कार्नोट हो, हर साइकिल का कार्नोट एफिशिएंसी, कार्नोट COP निकाला जाता है।
कार्नोट आपस में ही साइकिल नहीं है, कार्नोट साइकिल खुद का एक साइकिल नहीं है। एक इंजन जो एग्जिस्ट करता है उसका कार्नोट एफिशिएंसी निकाला जाता है। मतलब ये इंजन अगर कार्नोट होता तो कितना बनाता। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो इंजन आपके पास में है उसका मैक्स सीओपी कितना हो सकता है पता करने के लिए। मैक्स सीओपी मतलब औकात। जैसे आप पेपर लिखते हो तो मैक्स कितना मार्क्स ला सकते हो, 100%। 100%। ऐसे सीओपी 100% नहीं हो सकता, क्योंकि सीओपी इज नॉट इन परसेंटेज ना, इट इज इन अ नंबर। एक से बड़ा होता है सीओपी। तो मैक्स कितना सीओपी निकाला जा सकता है, कितना सीओपी तक जा सकते हो, तो वो 100% कितना होता है वो निकालने के लिए कार्नोट निकाला जाता है। 100% कितना होता है, इसका मतलब 100% नहीं होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, तो 10 टाइम 3 नहीं, टाइम तो या कितना हाँ, परफेक्ट टाइम। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इससे मतलब दुनिया में जितने भी साइकिल है सब इससे कंपेयर करेंगे एफिशिएंसी के। जितने भी साइकिल नहीं बोलना चाहिए। आप जब भी कोई इंजन बनाते हो तो उसका सीओपी निकलता है। आप जब कोई इंजन बनाते हो तो उसका सीओपी निकलता है। आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, उसका सीओपी निकालते हैं, बराबर। हाँ सर। अच्छा, फिर आपको अगर आपका टीचर पूछे जो आपने निकाला है सीओपी बेस्ट है क्या, बहुत अच्छा है क्या, तो आप बोलते हो कि हाँ सर बेस्ट है। फिर वो पूछेगा कि कैसे पता, फिर आप बोलोगे सर मैंने इसका कार्नोट सीओपी निकाला है और मैं कार्नोट सीओपी के 50% तक पहुंच गया। ओके सर, समझ गया। अगर आपका वैल्यू कार्नोट सीओपी के 10% पे है, then you will dream of increasing that value, because Carnot COP sets the benchmark. That is something you dream of achieving. For that dream, even if you never achieve that dream, you will at least reach near that dream. कार्नोट यानी सारे साइकिल का शर्मा जी का बेटा है। बराबर। शर्मा जी का बेटा बोल दो या फिर सुंदर पिचाई बोल दो, सारे इंजीनियर सुंदर पिचाई बनना चाहते हैं। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सुंदर इलॉन पिचाई मस्क। पहुंच पाते हैं तो कम से कम नहीं बोलो छोटी कंपनी का सीईओ। एग्जैक्टली, ड्रीम बिग है, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, एग्जैक्टली ड्रीम बिग। इतना बड़ा जीतू ड्रीम सर। रखो, कार्नोट की तरह ड्रीम रखो। जीतू सर नहीं, आपके जितेंद्र। मैं खुद अभी सुंदर पिचाई तक सोच रहा हूँ, या मैं भी इलॉन मस्क तक सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, बट यू कैन थिंक ऑफ स्टीफन हॉकिंग्स आल्सो, कि भाई उसने दुनिया में कुछ तो कंट्रीब्यूट करके गया है ना, आप भी कंट्रीब्यूट करके जाना, दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना, दुनिया को कुछ दे के जाना। चलो चलो, फिर सीओपी कार्नोट का कोई नंबर है क्या, 10 या 3 4, या That's फिर what I'm डिजाइन trying to करने के say. बाद आएगा? That's what I'm trying to say. It is not a value, it is not a constant value, it is a value for your engine. जो तूने बनाया है ना उसका कोई तो कार्नोट वैल्यू होगा। कार्नोट खुद में कोई साइकिल नहीं है, तुम्हारा साइकिल अगर कार्नोट की तरह बिहेव करेगा तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसके लिए कार्नोट सीखा जाता है। ओके। इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट इंजन में भी इसका कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता, इसका कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता। कोई अगर बोलता है ना 50% होता है तो उसको पहले मारने का गिराए, ऐसा कुछ नहीं होता। सीओपी हो चाहे एफिशिएंसी हो, कार्नोट की जो वैल्यू है, कार्नोट खुद में कोई इंजन नहीं है, कार्नोट एक इमेजिनरी इंजन है जो एग्जिस्टिंग इंजन का बेस्ट वर्जन होता है। मतलब जब हम वर्क दे रहे होते हैं तो अननेसेसरी, जैसे कि हीट रिमूव नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ही गैस कंप्रेस होना चाहिए, ये अचीव करना, तो उस वजह से कितना वैल्यू आएगा वो। और जो रियल में हो रहा है जैसे कि हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से प्रॉपर कंप्रेशन नहीं होगा, तो उस तरह से कैसे थोड़े थोड़े किया जाए कि हीट रिजेक्ट ना हो और वो पूरी तरह से हो। ऐसे और बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं।
ये तो आप अभी भी बहुत आप सिलेंडर के अंदर घुसे हो, सिर्फ सिलेंडर के अलावा सिलेंडर पे तो इतना काम हो चुका है कि वो जितना अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है ऑलरेडी कर रहा है, बिकॉज तुम नहीं कर रहे, तुम तो बिजली दे रहे हो, खाली आगे पीछे कर रहा है. what exactly can you do with that? It is the piston which is going to deal with the gas, but you can deal with other components, working of your condenser coil, length of the condenser coil, cross section of the condenser coil, ultimately या फिर बराबर कंप्रेसर का कंप्रेशन रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो चेंज करके देखो, हर चीज बदल के देखो. अल्टीमेटली उसके बाद में ट्राई टू मेक द प्रोसेस आइसोथर्मल इफ यू कैन, because that is the end game. That is the end game, which cannot be done, or can be, even if it can be done, it can be done in this way which we are going to do now. Partly किया जाता है सिर्फ. Okay. Vapor compression refrigeration, VCR या फिर VCC. हुआ पढ़ाई हुआ इसके बारे में कुछ? नहीं सर. ओके. पता ना सिलेबस में है ये? हाँ सर, हमें इनसे में सब इसी में के ऊपर क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, कोई बात, इजी है, भरोसा रखो खुद पे. चलो ध्यान दो. सबसे पहले तो ये जो साइकिल है, सबका बेसिक यही साइकिल, सब में 4 ये प्रोसेस होते ही. तो वीसीआर में भी, वीसीसी में भी ये 4 प्रोसेस होते हैं. कंप्रेशन होता है, हीट रिजेक्शन होता है, एक्सपांशन होता है, एंड हीट एब्जॉर्प्शन होता है. बस फर्क ये है कि वीसीआर में डब्ल्यू बनता नहीं. वीसीआर में डब्ल्यू बनता नहीं. इसके पीछे कारण क्या है समझाता हूं, आ जाओ. वेपर कंप्रेशन, द वर्ड वेपर कम्स बिकॉज वेपर इज द टर्म ऑलवेज रेफर्ड टू द लास्ट फेज ऑफ द मैटर. लास्ट मतलब प्रैक्टिकली, थेरोटिकली. सॉलिड लिक्विड गैस बोलते हैं ना अपन स्टेट्स में, मैटर के. सॉलिड लिक्विड गैस में गैसियस स्टेट पहुंचते तो उसको वेपर स्टेट बोलते हैं, जब लिक्विड वेपराइज हो जाता है. वेपर वर्ड क्यों आ रहा है? मतलब पक्का लिक्विड का फेज चेंज हुआ है. देखो गैस साइकिल बोलते हैं ना इसको. गैस साइकिल क्यों नहीं बोल रहे हैं? गैस इज लाइक हर जगह गैस है, बट वेपर वर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज must be a vaporization process in the picture, and that is what this cycle is all about. This cycle deals with a refrigerant which changes its phase, and while changing phase, you know, temperature remains constant. Conditions apply that the thermal equilibrium is built at every instant. बराबर? वीसीसी बनाता हूं. कंप्रेसर, ओके, कंप्रेसर ऐसा नहीं दिखाते हैं ये लोग, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिखाते हैं. तो ये देखो कंप्रेसर बना देते हैं. यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन मारेंगे. ओके, यहाँ पे पिस्टन लगा दिया. और इसका ठीक है, ठीक है. दिस इज अ कंप्रेसर, एंड देन एक बनाएंगे अपन कंडेंसर, फिर एक बनाएंगे एक्सपांशन वॉल्व बोलते हैं इसको, थ्रॉटल वॉल्व बोलते हैं, एक्सपांशन वॉल्व. इंस्टेड ऑफ अ एक्सपांडर डिवाइस वी यूज एक्सपांशन वॉल्व इन दिस साइकिल. एंड देन देयर इज अ रेफ्रिजरेटर, इसको इवापोरेटर कहते हैं. ओके, इनमें क्या होता है? इनमें कॉइल्स होते हैं, ऐसे कॉइल्स बने होते हैं, कॉइल्स. जैसे आपके फ्रिज के पीछे, अगर छोटे फ्रिज आप देखो तो छोटे फ्रिज के पीछे कॉइल्स होते हैं. बड़े फ्रिजों में उसको ढक दिया जाता है, उसको फोर्स कन्वेक्शन किया जाता है, जैसे दिखता नहीं है. क्योंकि किसी घर पे बहुत बड़ा फ्रिज रहेगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, बट ये छोटे जो फ्रिज होते हैं उनके पीछे पीछे काला काला कॉइल्स होते हैं. छोटे फ्रिज मतलब जो 200 लीटर के आसपास होते हैं, सब सबके पीछे से काला काला कॉइल होता है. उसमें फिर ऐसे बहुत सारी जालियां लगी होती है, रॉड जैसी. ओके,
इसे बोलते हैं कंडेंसर. द कंडेंसर वर्ड रेफर्स टू कंडेंसेशन प्रोसेस. कंडेंसर. इसे कहते हैं थ्रॉटल वॉल्व, एक्सपेंशन वॉल्व. ओके. आई पर्सनली डोंट थिंक कि आप लोगों को इतना सारा कंटेंट एक मिनट में डालना चाहिए था. आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द सिचुएशन यू आर इन. तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की ऐसी लेवल बढ़ा के रखा हुआ है ना कि तुमको पढ़ाते वक्त मुझे डर लगता है कि सब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है. ऊपर से एक ही महीना है सर. बहुत लेवल बढ़ा दिया है. ऐसा क्यों बढ़ा दिया है समझ में नहीं आ रहा मुझे. ठीक है. या मे बी उन्हें लग रहा है कि बच्चे बहुत स्मार्ट निकल रहे हैं आजकल के जनरेशन. नहीं सर, बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को. यूनिवर्सिटी की ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी और रिलेशन को तोड़ने वाला एक्सपेक्टेशन ही होता है. इलॉन मस्क बनाना चाहता है. चलो कोई बात नहीं, आ जाओ. अपन पहले इसको खत्म करते हैं. आपको अंदाजा रहेगा कि मैंने जो डायग्राम बनाया है वो उसमें कोशिश किया है कि आपको रेफ्रिजरेंट का पाइप दिखा सकूं, होज दिखा सकूं, वो फ्लो होता हुआ कैसे दिखेगा. देखो मैंने यहाँ पे जब भी भेजा है तो इसके बाद में कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा ना, तो इधर से निकाला उसको कंप्रेस करेगा तब बाहर निकलेगा ना. तो आफ्टर कंप्रेशन दी वॉल्यूम वुड बी लीस्ट, इसलिए यहाँ पे भेजा और फिर यहाँ पे एक्सपांड कंप्रेस होके फिर निकला यहाँ से. ये कंप्रेसर है. इसमें हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर ऐसा वर्ड यूज करते हैं. हर्मेटिकली एयर सील्ड बोलते हैं उसको, आपकी जो फ्रिज के अंदर होता है. यह है कंप्रेसर, यह है कंडेंसर. कंडेंसर में देखो मैंने इसको ऊपर से बनाया है. क्यों पता ना, गैस स्टेट होता है यहाँ पे और फिर कंडेंसेशन होता है. तो लिक्विड फेज, गैस के मुकाबले लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, सॉरी डेंसिटी ज्यादा होता है. तो बाय देयर डेंसिटी डिफरेंस, बायनेंसी फोर्स की मदद से वो अपने आप फ्लो करेगा नीचे की तरफ. हल्का ऊपर, गर्म और हेवी नीचे, और फिर लिक्विड इसमें एंट्री मारता है. थोड़ा थोड़ा याद रखो सिर्फ. इसको थ्रॉटल वॉल्व बोलते हैं या फिर एक्सपांशन वॉल्व कहते हैं. एक्सपांशन वॉल्व, इसे थ्रॉटल वॉल्व या एक्सपांशन वॉल्व कहते हैं. ये हो गया आपका इवापोरेटर, इसे कहते हैं इवापोरेटर. ओके. कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल्व, इवापोरेटर. कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल्व, इवापोरेटर. चारों साइकिल में उसी तरीके से हैं जैसा कि मैंने वहां पे बनाया था. अब यहां पे होता क्या है समझाता हूं. कंप्रेसर के एंट्री पे ना, ध्यान से सुनना, ठंडा गैस रहता है. कंप्रेसर के एंट्री पे रहता है ठंडा गैस. ज्यादा एनालाइज मत करना प्लीज, सुनना ध्यान से, एक एक करके टुकड़ों में समझो. 122 क्या है? 122 है कंप्रेसर. कंप्रेसर यहां पर भी सेम प्रोसेस करता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन. ये प्रोसेस यहां पर भी आइसेंट्रोपिक ही होता है. 122 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 122. उसके बाद में ठंडा गैस बिकम्स गर्म गैस. यहां पे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. गारंटी से यहां पे भी गैस, यहां पे भी गैस. गैस गैस, वेपर वेपर. ठंडा वेपर बिकम्स हॉट वेपर. हाँ सर. ये पूरा गैस है अभी तक. ठीक है. कंप्रेसर लिक्विड में डील कभी नहीं करेगा, इसलिए इसका कंप्रेसर. कंप्रेसर कंप्रेसेस, एंड व्हेन इट इज कंप्रेसेस मतलब इट हैज टू गारंटी के साथ में डील विद ओनली वेपर. मतलब डेंसिटी बढ़ाएगा बस. compressor will compress the gas 1 to 2. okay. 2 पे जो वेपर है which is hot vapor. A hot vapor can also be called as superheated vapor. यहाँ पे एक सुपरहीटेड वेपर होता है. ओके. 2 से लेके 3 एक सुपरहीटेड वेपर एंट्री मारता है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसके एंट्री पे रहता है कोल्ड
लो प्रेशर, कोल्ड लो प्रेशर वेपर रहता है इसके अंदर। कोल्ड लो प्रेशर कंप्रेस होता है, यहां पर होता है हॉट हाई प्रेशर वेपर। ओके, आपको सिंपल वीसीसी सिलेबस में, ओके सिंपल वीसीसी, तो इसका स्टेटस सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड, और इसका स्टेटस सुपर हीटेड होता है, एसएटी सैट एसयूपी सुप, सैचुरेटेड सुपर हीटेड। ओके, सैचुरेटेड सुपर हीटेड होता है। फिर ये सैचुरेटेड वेपर जब भी कंडेंसर में एंट्री मारता है तो उसका हीट निकलता है, ठंडा होता है। जब वो ठंडा होता है तो सुपर हीटेड का सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, और सैचुरेटेड का फिर फेस चेंज होगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड होता है, इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड होता है। और जितना प्रेशर यहां पे है, यहां पे मेंटेन्ड होता है, सैचुरेटेड लिक्विड एट हाई प्रेशर। कोल्ड लो प्रेशर वेपर, हॉट हाई प्रेशर वेपर, एंट्री मारता, कंडेंस होता, कंडेंस होके लिक्विड बनता, लेकिन उस दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता। इसलिए ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है 223, इट इज आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है। आइसोबारिक कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इस दौरान प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सर। मेरे को बहुत टेंशन आ जाएगा अगर कोई मुझे पूछेगा आइसोबारिक का क्या मतलब है। मैं पूछूंगी। ओके, आइसोबारिक कंडेंसेशन, कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन। 223 कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो रहा है यहाँ पे, गरम गरम वेपर एंट्री मार रहा है। फिर यहाँ पर जब ये वेपर एंट्री मारता तो ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है बच्चा लोग, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से गर्मी बाहर निकलते रहती है, गर्मी बाहर निकलती रहती है। ये गर्मी इधर से जब निकलती रहती है तो जो सुपर हीटेड वेपर है वो अचानक से ठंडा होना शुरू होता है। ठंडा होते 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 फिर सैचुरेटेड वेपर बन जाता है, और जब वो सैचुरेटेड वेपर बन जाता है तो वो बोलता है भाई अब अगर हीट निकला ना तो अपन लिक्विड बन जाए। कंडेंसर का पर्पज ही वही है। कंडेंसर बोलता है मैंने तेरे को बुलाया इसीलिए था, इसमें से निकलेगी गर्मी बाहर, और यहाँ पे जो हॉट हाई प्रेशर वेपर सुपर हीटेड स्टेट में है वो ठंडा होके लिक्विफाई होके सैचुरेटेड लिक्विड तक ठंडा किया जाता है। सैचुरेटेड लिक्विड तक ही ठंडा करने, उससे ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं। सैचुरेटेड लिक्विड तक ठंडा किया जाता है, अगर उससे ज्यादा ठंडा हो तो उसको सबकूलिंग कहते हैं। सबकूलिंग नहीं, सिंपल वीसीसी सिलेबस। ओके, सैचुरेटेड लिक्विड तक ठंडा किया जाता है, और सैचुरेटेड लिक्विड जो ठंडा किया हुआ है वो अभी भी हाई प्रेशर पे मेंटेन है, जो कि कंप्रेसर के आउटलेट पे था। ये हाई प्रेशर लाइन है, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर लाइन। ठीक है, हाई प्रेशर लाइन कांस्टेंट प्रेशर है, यहां से लेके यहां तक हाई प्रेशर मेंटेन्ड है बच्चों। फिर आता है एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व, किसी को मालूम है एक्सपांशन वाल्व के बारे में कोई अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहता है? एक्सपांशन वाल्व के बारे में किसी को कुछ ज्ञान है? नोजल की तरह होता है, वेलोसिटी बढ़ाया जाता है और प्रेशर गिराया जाता है। सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस होती है ना उसमें? कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। मतलब थोड़ा थोड़ा सुना है, वेरी गुड। 3 to 4 सैचुरेटेड लिक्विड एंट्री मारता है। एक्सपांशन वाल्व सडनली एरिया गिराता है बच्चा लोग, सडनली एरिया गिराता है। एक्सपांशन वाल्व में अचानक से पाइप, ये जो पाइप रहता है बहुत बड़ा एरिया रहता है। एक क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि अचानक से क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा कर दिया जाता है, और बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन का बहुत सारा कॉइल रहता है, ऐसे 1 मीटर का ऐसा कॉइल रहेगा लगभग ऐसे। ये होता है एक्सपांशन वाल्व का कंस्ट्रक्शन। थोड़ा बहुत आइडिया आया रहेगा। ओके, ये अचानक से एरिया छोटा कर दिया जाता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, कैपिलरी की तरह पतला कर दिया जाता है की तरह। ओके, तो वहां पे प्रेशर गिरा दिया जाता है।
प्रेशर गिरा देने का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर सडनली गिरा दिया जाता है। लिक्विड का जब प्रेशर गिरता है ना, तो लिक्विड टेंड्स टू इवापोरेट। कंडीशन अप्लाई, द प्रेशर शुड बी वेपर प्रेशर। फेज चेंज करने का तरीका क्या होता है? फेज चेंज करने का तरीका होता है प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट देते जाओ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। तो उस कांस्टेंट प्रेशर पे जब बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है तो फेज चेंज होता है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? प्रेशर ही कम कर दो, प्रेशर वो खुद से प्रेशर कम कर दे। कम टेम्परेचर वो हो जाएगा। बराबर। थोड़ा फनी है, कुत्ते लोग जब जहां पे जाते हैं कहीं पर, कुत्ते लोग अपना इलाका मार्क करते हैं, पता ना? अपना इलाका मार्क हाँ सर। मार्क करते हैं। मार्क कैसे करते हैं आपको मालूम है? बहुत। इमेजिन हाँ करो चांद पे गया अपन, यूएस पहले गया, और यूएस को इलाका मार्क करना, तो यूएस इलाका मार्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वेपर बन सर जाएगा। उधर झंडा डालेंगे तो मार्क कर सकता ना। अरे वो बात नहीं, वो कुत्ते से वेपर कंपेयर में कर रहे हैं। कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अगर जैसे मुझे एटमॉस्फेयर में झंडे आएगा। से मार्क करना तो मैं कुत्ते का एग्जांपल नहीं देता। और मेरा मेन मकसद इलाका मार्क करना नहीं, मेरा मेन मकसद आपको ये बताना है कि प्रेशर गिरने से फेज चेंज होता है, बस। मतलब चांद हम पे मून पे होली नहीं खेल सकते, पिचकारी। और झंडा तो कभी लहराएगा नहीं वहां पे। किसी का अगर चांद हाँ। पे झंडा लहरा रहा है तो वो चांद नहीं है, धरती है। टुडे वो सर। हाँ ठीक है। चलो डिज्नी का स्टूडियो। अभी एक और बात ध्यान से सुन लो कि इलाका मार्क करने का मतलब होता है पिसिंग आउट देयर। ओके, अगर वहां पे किसी ने पिस किया तो दैट पिस विल नॉट स्टे देयर बिकॉज द प्रेशर इज लो प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एंड एट वैक्यूम प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर? हाँ सर। सर। मतलब प्रेशर गिरता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाता है, प्रेशर गिरता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाता है। तो एट लो टेम्परेचर ऑल्सो फ्लूइड कैन इवापोरेट। एक्सपांशन वॉल्व भी वही करता है बच्चा लोग, प्रेशर को इतना गिरा देता है वहां पे कि वो जो लिक्विड है उसका जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। उसके अंदर जो हीट होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है उसको इवापोरेट करने के लिए। इतना प्रेशर यहाँ पे गिरा दो कि प्रेशर गिरने के कारण वहां पे ऐसा माहौल बन जाए कि लिक्विड भाई लोग सब एक दूसरे को देख के बोलना शुरू कर देंगे, कुछ समझ में आया? हमारा प्रेशर इतना गिर चुका है कि हम इस टेम्परेचर पे होने ही नहीं चाहिए, तो हम लोग इस टेम्परेचर पे फेज चेंज करना शुरू करेंगे। तो वहां पे सारे लिक्विड भाई लोग एक दूसरे की मदद करना शुरू करते हैं और अपना अपना हीट निकाल के एक एक दूसरे को देना शुरू करते हैं। बदले में जो हीट लेता है वो वेपर बन जाता है और जो हीट देता है वो ठंडा हो जाता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक उस पर्टिकुलर प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव ना हो जाए। Are you getting me? बच्चा लोग कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ रहा है। हाँ सर। ओके, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक्सपांशन वॉल क्या करता है, प्रेशर गिरा देता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको मैंने अभी पानी की बात की थी, अपन साइक्रोमेट्री जब भी पढ़ रहे थे, पानी का एक बार पे प्रेशर जो होता है, एक बार के प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 99 डिग्री सेल्सियस होता है। बराबर? और हम लोग एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे तो उसमें प्रेशर 0.01 भी क्या 0.01 बार ले लो, प्रेशर 0.01 बार।
जब प्रेशर 0.01 बार लेते हो तो इस पे शायद लगभग 9-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब याद नहीं आ रहा, बट हाँ 9-10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर प्रेशर एक बार है तो बॉइल 99 पे करेगा, और प्रेशर अगर इतना है तो बॉइल इतने पे कर देगा। एटमॉस्फेयर के हवा का टेम्परेचर कितना होता है? 20-25 है इस टाइम पे। हाँ 20, हाँ अगर हवा का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20-25 है तो हमारे आसपास का रखा हुआ पानी का भी टेम्परेचर लगभग 20-25 होगा। हाँ सर। जब पानी का टेम्परेचर 20-25 होगा और अचानक से उसका प्रेशर इतना गिरा दिया जाएगा तो वो स्टीम वो कन्वर्ट वेपर हो होगा ना सर डायरेक्ट। वो सेल्फ सफिशिएंट है खुद को इवोपरेट करने के लिए। डायरेक्ट वेपर नहीं बनेगा माय डियर। अगर काफी पानी है तो वो क्या करेगा, वो अपने भाई बंधुओं की मदद करना शुरू कर देगा। वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं हमारे पास इनफ हीट है एक दूसरे को इवोपरेट करने के लिए। फुल पॉलिटिक्स चालू। हर पार्टिकल एक दूसरे को बोलेगा हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है खुद की मदद करने के लिए। तो वहां पे जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है सारे बोलते हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, चलो लाइन पे लगते, लाइन में लगते। सब लोग लाइन में लग गए फेस चेंज करने के लिए। उनको ये बात पता था कि खुद का ही हीट निकाल के देना होगा। एक भाई ने दूसरे भाई को हीट दिया, वो भाई इवापोरेट हो गया। लेकिन जिस भाई ने हीट दिया उसका टेम्परेचर गिर गया। तो टेम्परेचर गिर के डायरेक्टली थोड़ी ना 20 का 19 हो जाएगा, थोड़ा समय लेगा। 20, 19.5, 19.4। हाँ सर। अभी भी मतलब है फेस चेंज हो सकता है। तो दूसरा भाई इसको भी हीट देता है, ये भी इवापोरेट करके निकल लिया, लेकिन ये और ठंडा हो जाता है। लेकिन अभी भी 20 के ऊपर ही है, अभी भी 20 के आसपास ही है। तो ये इसको हीट देता है, ऐसे हीट देते रहो। थोड़े समय के बाद में जो ये वाला भाई रहेगा, ये जब हीट देगा तब इसका टेम्परेचर शायद 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फेस चेंज जब होता है, जब कोई हीट लेता है तो पीछे वाला ठंडा होता है। जब पीछे वाला ठंडा होता है तो आसपास के लोग तो उसी के कांटेक्ट में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम बिल्ड होता है। अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेट आएगा जब ये लोग का बॉइलिंग पॉइंट जो था 10 डिग्री सेल्सियस ये लोग अचीव कर लेंगे। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट था, उन्होंने वो अचीव कर लिया। अब उसके बाद में नहीं होगा कुछ। अब उनकी सारी गर्मी खत्म हो चुकी है। अब वो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनको और प्रेशर गिरने का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इससे जब और प्रेशर गिरेगा तब बॉइलिंग पॉइंट और गिरेगा, तब माहौल बनेगा इवापोरेशन का। जब ये 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुके जाएंगे, अब इनसे नहीं होगा कुछ। ये जो उछल रहे थे खुद के ही दम पे, इनको पता नहीं था कि ये खुद को ही खत्म कर रहे थे। इन्होंने जब खुद को वेपराइज किया, जब इनका टेम्परेचर 10 हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। यही चीज यहां पर होती है बच्चा लोग। 20 डिग्री सेल्सियस का अगर यहां पे लिक्विड एंट्री मारता है तो प्रेशर गिरने के कारण यहां पे माहौल बन जाता है फेस चेंज करने वाला। लिक्विड ड्रॉपलेट एक दूसरे की मदद करने लगते हैं फेस चेंज करने के लिए। इसलिए बदले में यहां पर सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, यहां पे लिक्विड प्लस वेपर मिलता है आपको। इसका प्रेशर भी लो होता है, इसका प्रेशर भी लो होता है, और इसका टेम्परेचर भी लो होता है। बस हमें वही तो चाहिए था, हमें वही तो चाहिए था भाई साहब। जब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर का फ्लूइड इसमें जाएगा तो ये यहां से खाने में से गर्मी एब्जॉर्ब करेगा। मान लो अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पे भी एंट्री मार रहा है तो खाना तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे है, खाना तो हीट दे ही सकता है उसको। हाँ सर। ये है, इसे बोलते हैं लो प्रेशर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर liquid plus vapor. Now when it goes inside it, it absorbs the heat. So 3 to 4 प्रोसेस क्या है? 3 to 4 प्रोसेस है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। इसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में प्रेशर गिरता है,
लेकिन ये दुनिया से आइसोलेटेड है, इसको दुनिया से कुछ वास्ता नहीं भाई, ये खुद ने खुद की मदद की है। और जब मदद की है तो मदद करने वाला भी अभी भी वहीं पे और मदद लेने वाला भी वहीं पे है। वो लोग छोड़ के कहीं नहीं गए, अभी भी उसी में बह रहे हैं। इसीलिए इस दौरान न इसमें कुछ हीट आया न इसमें से हीट बाहर गया, तो टोटल हीट, जिसको एंथैल्पी के फॉर्म में कहते हैं, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। एंथैल्पी जो यहां पर थी वही एंथैल्पी यहां पर रहती है। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं बच्चों, इसको आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सब प्रेशर को क्या करता है? एरिया जब कम होता है डियर, तब एरिया गिरने के कारण प्रेशर गिरता है। और जब प्रेशर गिर जाता है, उस प्रेशर पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, जो उसमें बहता है, इज मच लेसर देन इट्स ओन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक रहेगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ये क्यों एटमॉस्फेरिक? क्योंकि एटमॉस्फेयर की मदद से ठंडा किया ना मैं उसको। कंडेंसर तो एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज होता है ना, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है और एटमॉस्फेयर की मदद से आपने उसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का जब सैचुरेटेड लिक्विड बनाया, तो ये सैचुरेटेड लिक्विड जब इसमें घुसा है तब उसको पता चला है भाई साहब, हम लोग जब इसमें जाएंगे, हम भले ही लिक्विड है लेकिन हमारा प्रेशर इतना गिर जाता है कि हम खुद को इवापोरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे उस प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 10 है और हमारा खुद का टेम्परेचर 20 है। मतलब हमारे पास में इतना हीट है कि हम खुद को इवापोरेट करके 10 तक तो गिरा ही सकते हैं। तो यहां पर जो प्रेशर होगा, आप जो उसका टेम्परेचर अचीव कर पाओगे, वो उस प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। ओके, ये सारी कंसेप्ट जो है ये बहुत गहरी बातें हैं। समय के साथ अगर याद रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपके लिए जो जरूरी है वो बता देता हूं। यहां पर कंप्रेशन वर्क दिया जाता है, यहां पर हीट निकाला जाता है। यहां कोई वर्क, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता बीसीसी में। यहाँ पे सिर्फ आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपांडर नहीं है जो वर्क जनरेट करे, कोई मैकेनिकल मूविंग बॉडी नहीं है यहाँ पे, इसलिए देयर इज नो वर्क ऑफ एक्सपांशन इन दिस केस, देयर इज ओनली थ्रॉटलिंग एक्सपांशन। एंड जो प्रोसेस 4 to 1 है उसी को कहा जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब होता है खाने की गर्मी को एब्जॉर्ब करना। RE इक्वल टू Q2 बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। यहाँ पे ठंडा लिक्विड प्लस वेपर होता है, जो जब फ्लो होता है तो खाने की गर्मी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड बाद में यहाँ पे वेपर मिलता है सिर्फ आपको। क्या आपको सारे प्रोसेस समझ में आए हैं? हाँ सर। हाँ सर, समझिए सर। हाँ सर। इसका मैं एक चार्ट बनाता हूँ, पीएच चार्ट। इसका मैं पीएच चार्ट बनाता हूँ खाली, प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी, पीएच। ओके, पीएच और टीएस फेमस चार्ट होते हैं इसके, तो मैं टीएस भी आपके लिए बना देता हूँ। पीएच एंड टीएस दोनों भी बनाऊंगा। एक पहले पीएच बनाता हूँ, ओके, और फिर उसके नीचे टीएस बना दूंगा। पीएच चार्ट जो दिखने में होता है ऐसा होता है, लिक्विड लाइन, वेपर लाइन, इसको बोलते हैं पीएच चार्ट, प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी। लिक्विड लाइन, वेपर लाइन, फिर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब मैं इस पे पीएच चार्ट बनाने वाला हूं। पीएच चार्ट जब बनाऊंगा तो ध्यान से सुनना। वी ऑलवेज स्टार्ट विथ पॉइंट 1। पॉइंट 1 क्या है, क्या लिखा है? कोल्ड, लो प्रेशर, वेपर, सैचुरेटेड। समझा? ये एक प्रेशर लाइन है, ये लो प्रेशर लाइन, ये हाई प्रेशर लाइन। तो कोल्ड है, इन दोनों में ये हॉट रहेगा, ये कोल्ड रहेगा। तो कोल्ड, लो प्रेशर, सैचुरेशन वेपर ये रहेगा। ये सैचुरेशन वेपर लाइन है, ये इसको लिक्विड लाइन कहते हैं, इसको वेपर लाइन कहते हैं, इसको लिक्विड लाइन कहते हैं।
याद है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस? हाँ सर। ये है वेपर लाइन पे सैचुरेटेड वेपर। आपने क्या किया यहाँ पे, आपने कंप्रेशन किया है। जब आप कंप्रेस करते हो ना बच्चा लोग, तो आप एंथैल्पी बढ़ा देते हो। जब आप कंप्रेस करते हो तो आप एंथैल्पी बढ़ा देते हो फ्लूइड का, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। तो एंथैल्पी बढ़ेगा तो ये प्रोसेस ऐसा जाएगा। एंथैल्पी पीएच चार्ट में एंथैल्पी बढ़ रहा है तो ये प्रोसेस ऐसा जाएगा। ये प्रोसेस 1 to 2 ऐसा दिखाई देता है। 1 to 2 एंथैल्पी बढ़ गया। अब देखो ये स्टेटस कैसा दिख रहा है। अगर ये सैचुरेशन वेपर है तो यहाँ पे वेपर सैचुरेटेड रहेगा, तो ये सुपर हीटेड रहेगा ना यहाँ पे। हाँ सर। इसे कहते हैं लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, वेट जोन, सैचुरेटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर। समझ में आया? ये हाँ लिक्विड सर। है और ये वेपर जोन है और ये वेट जोन है। लिक्विड, वेपर एंड वेट जोन। तो अभी यहाँ पे सुपर हीटेड स्टेट जैसे कि लिखा है, हॉट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अल्टीमेटली हॉट रहेगा ही उधर, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता। तो हॉट हाई प्रेशर सुपर हीटेड, इसलिए सुपर हीटेड पॉइंट दिखा है मैं, पॉइंट 2 का सुपर हीटेड पॉइंट है। फिर 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कब तक? सैचुरेटेड लिक्विड बनने तक। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 to 3 ऐसा आएगा। सैचुरेटेड वेपर का हीट निकला, सॉरी सुपरहीटेड वेपर का हीट निकला, सैचुरेटेड वेपर, फिर ये लेटेंट हीट निकला, लेटेंट हीट निकला, लेटेंट हीट निकला, एंड आपको मिला सैचुरेटेड लिक्विड। जब इसमें से हीट निकल के जाएगा बच्चा लोग, तो 2 to 3 सैचुरेटेड लिक्विड बनेगा। सैचुरेटेड लिक्विड बनेगा। देखो इसको लिक्विड लाइन कहते हैं, इसको वेपर लाइन कहते हैं। तो लिक्विड लाइन पे बनाया मैंने। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है सिंपल वीसीसी के लिए। सैचुरेटेड वेपर से शुरू करो कंप्रेशन, और कंडेंसर के बाद में सैचुरेटेड लिक्विड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहां पे कंप्रेसर वर्क आएगा और यहां पे हीट रिजेक्शन आएगा। 3 to 4 थ्रॉटलिंग इज कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो 3 to 4 में प्रेशर गिरता है ना, और जब प्रेशर गिरेगा मतलब आप खटाक से वापस इस प्रेशर पे आओगे, और इस दौरान वर्टिकल आओगे। वर्टिकल आओगे क्यों? क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट है। So 3 to 4 isenthalpic expansion, isenthalpic expansion, isenthalpic expansion, isentropic compression, isobaric heat rejection, isenthalpic expansion। वेट जोन में है वो। देखो लिक्विड प्लस वेपर बोला था, जब लिक्विड प्लस वेपर बोला मतलब वेट जोन होता है। वेट जोन में देखो बराबर, और वेट जोन में जब कोई हीट लेगा तो उसका क्या होगा? वेट जोन में जब कोई हीट लेगा तो वो वेपर बनना शुरू करेगा। कब तक हीट लेगा? जब तक वो वेपर पूरी तरह से नहीं बन जाता। समझ में आया? ओके, यू अंडरस्टूड? लेट मी एक्सप्लेन यू द टीएच डायग्राम। टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बनाता हूं। टीएच डायग्राम, यही चीज टीएस पे बनाता हूं, यही चीज टीएस पे बनाता हूं। ओके, टीएच डायग्राम का जो लिक्विड वेपर लाइन होता है बेल शेप का होता है, घंटी शेप। टी वर्सेस एस एंट्रोपी। इसमें जो प्रेशर लाइनें होती हैं वो ऐसी होती हैं। प्रेशर लाइन अगर दिखाएं तो इसकी जो प्रेशर लाइन होती है कुछ ऐसी होती है। प्रेशर लाइन आपको याद आता रहेगा, ये ऐसा कुछ हमने बनाया था। हाँ सर, रैंकिन में। हाँ वेरी गुड। तो ये टीएच डायग्राम में ये इस तरह से प्रेशर लाइनें होती है। उसके पहले प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे ही बनाया था, टीएच डायग्राम आता है, टीएच। ओके, तो ये होता है लो प्रेशर P1 लाइन और ये होता है हाई प्रेशर P2 लाइन। ओके, पॉइंट वन कहां पे आएगा? पॉइंट 1 यहां पे आएगा। ये देखो वेपर लाइन, हाँ देखो 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 वेपर लाइन, इधर का ये वेपर लाइन, ये लिक्विड लाइन, यहाँ पे ये लिक्विड लाइन। तो पॉइंट वन है सैचुरेटेड वेपर, इसलिए यहां पे आएगा। 1 to 2 क्या प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बच्चा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, कड़क वर्टिकल ऊपर जाऊंगा।
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपी कांस्टेंट। ये क्या डायग्राम है? टीएच डायग्राम है। और टीएच डायग्राम में क्या कांस्टेंट रहता है? एंट्रोपी कांस्टेंट रहता। अच्छा, अल्टीमेटली जो स्टेटस इसका है, इसका भी वही दिख रहा है, सुपर हिटेड दिख रहा है, सुपर हिटेड दिख रहा है, सुपर हिटेड दिख रहा है। मतलब उससे आपको समझ आना चाहिए क्यों ये ऐसा होता है, ये बेल शेप होता है। ओके, उसके बाद में आप हीट जब निकालोगे तो आप ये प्रेशर लाइन फॉलो करोगे, सुपर हीटेड का सैचुरेटेड बनेगा, सैचुरेटेड का सैचुरेटेड लिक्विड बनेगा, और आपका एंड गेम रहेगा कंडेंसर में लिक्विड सैचुरेटेड एट हाई प्रेशर, लिक्विड सैचुरेटेड एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन में यहां पर लिक्विड है और यहां पे लिक्विड प्लस वेपर है। व्हाट इज एंट्रोपी? डिसऑर्डरनेस, केओस, हलचल, रैंडमनेस। कौन ज्यादा केओस मचाएगा, लिक्विड या वेपर? वेपर। इसीलिए बच्चों यहां पर जब ये लिक्विड का लिक्विड प्लस वेपर बनता है तो इसके मुकाबले इस पॉइंट का एंट्रोपी ज्यादा रहता है। इसलिए आप ये ऐसे जाते हो, यहां पे ऐसे जाते हो। यहां पे लिक्विड प्लस वेपर जब बनेगा आपका तो आपके अंदर हलचल बढ़ती है, आपका एंट्रोपी बढ़ता है। तो 0.4 का एंट्रोपी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे वेपर फेज होता है। इसलिए आप राइटवर्ड आते हो एंड देन बाद में ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। बच्चा लोग एक जेन्युइन फैक्ट बताता हूं, तुम्हारे एज में, तुम्हारे ईयर में, तुम्हारे कंडीशन में, पढ़ाई का जो माहौल है उसमें दिस इज टफ थिंग टू स्टडी। ओके, दिस इज टफ थिंग टू स्टडी एंड बिलीव मी, मैंने तुम्हें जो आज सिखाया है, मैं थर्ड ईयर को भी कम से कम 2 से 3 लेक्चर लेता हूं यहां तक पहुंचने के लिए। सोचो मैं कितनी बातें बताता हूं, 1.5 घंटे के 3 लेक्चर। सो मैंने बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई है बिकॉज ऑफ complication it has inside, because there is so many things to know, but I can't go beyond this because आप लोग unnecessary saturate हो जाओ। फिर भी मैंने क्या चाहा कि चलो यार, नहीं पता रहने से तो अच्छा है, जितना मैंने बताया उतना। बराबर? हाँ सर। मैंने बताया ऑलमोस्ट सारी बातें हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि बहुत कम समय में ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं, सही नहीं होता है पढ़ने के लिए। वेपर एब्जॉर्प्शन का मैं ना आपको एक वीडियो भेजूंगा, आप वो देखो। मैं अभी आज नहीं पढ़ाऊंगा, आप सैचुरेट हो चुके हो, आज शाम को वो वीडियो देखो, ठीक है? वो सिंपल टर्म्स में रहेगा, आप वो वेपर एब्जॉर्प्शन का वीडियो देखना, वहां से समझ लो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अभी आज खींचूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा इसका, क्योंकि अभी फॉर्मूला भी बचा हुआ है। बेसिक वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर कंप्रेशन साइकिल समझ में आया? हाँ सर, समझ गया सर। ओके, ये पीएच और टीएस देख के समझ में आया है? हाँ सर, समझ गया। देखो क्या प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट प्रेशर, आइसेंथैल्पिक, आइसोबारिक। 2 प्रोसेस आइसोबारिक है, बाकी के साइकिल में दोनों आइसेंट्रोपिक होते थे, बट यहाँ पे फर्क है, ये आइसेंट्रोपिक है, ये आइसेंथैल्पिक है, ऐसे याद रखने का। बाकी की दुनिया के साइकिल में ये हमेशा आइसोबारिक ही दिखते हैं। इधर क्या है, ये आइसेंट्रोपिक है और ये आइसेंथैल्पिक है। एक्सपांशन प्रोसेस में अगर वर्क बनता है तो आइसेंट्रोपिक बन जाता है। एक्सपांशन प्रोसेस में, ये देखो, ये भी एक्सपांशन प्रोसेस ही था। एक्सपांशन प्रोसेस में जब वर्क बनता है तो आइसेंट्रोपिक बन जाता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। लेकिन वही एक्सपांशन प्रोसेस में जब वर्क नहीं बनता तो आइसेंथैल्पिक बन जाता है। हाँ सर, समझ गया। बाकी लोग? हाँ सर। ओके ओके, वेरी गुड। चलो, अगर आपको ये समझा है तो मैं आपको फॉर्मूला पे आता हूँ। सीओपी का फॉर्मूला तो यार सेम रहता है, विच इज Q2/W। बस यहाँ पे WC आएगा खाली, क्योंकि एक ही W है ना, बस एक ही आएगा। अच्छा, Q2 का फॉर्मूला ही RE होता है। Q2 का जो फॉर्मूला आता है, दैट Q2 विल बी m डॉट इंटू H1 माइनस H4। अभी आपको इसके लिए रेफ्रिजरेशन का वो यूनिट देखना पड़ेगा जिसमें H1 और H4 निकालना सिखाया था। रिवाइज कराता हूँ, डोंट वरी। सर ये डायग्राम देख के भी पता चल रहा है ना, 1 - 4। हाँ,
फोर से बन जा रहा मैं समझ जाए, लेकिन H1 और H4 का फॉर्मूला बोल रहा हूँ। है। ओके, लिटरली फाइन करना। तो Q2 इज H1 माइनस H4, दिसता है H1 माइनस H4 दिसता है। अच्छा, WC का फॉर्मूला हो जाएगा m डॉट इंटू H2 माइनस H1। अच्छा, बोलोगे फॉर्मूला कहां से निकाला? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से निकाला भाई, याद है SFE? हाँ सर। लॉ, फर्स्ट लॉ, ये वहां का फॉर्मूला है। अभी इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिलहाल m डेल्टा x याद रखना काफी आपके लिए। और दूसरा, हीट रिजेक्टेड अगर कोई पूछता है Q1, तो Q1 विल बी m डॉट इंटू H1 सॉरी H2 माइनस H3। तीन ही फॉर्मूला इसमें, Q2 Q1 WC। आपको COP में Q2 और WC पुट करने आना चाहिए। Q2 को ही RE कहते हैं, Q2 को ही RE कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तुम लोग को 1 TR का लेक्चर दिया था ना मैंने फर्स्ट यूनिट में। 1 TR इज इक्वल टू 3.517 किलोवाट। नहीं सर। नहीं सर, टीआर मतलब टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, टर्न ऑफ आपको कभी कभी RE जो दिया जाता है वो TR में दिया जाता है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे अपना AC अपन खरीदते हैं तो 1 टन का, 2 टन का, 3 टन का बोलते नहीं क्या उसको? हाँ सर। AC में टन लिखा रहता है ना, 1.2 टन, 1.5 टन। तो उसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करना रहता है? अगर आपको टन्स में दिया रहता है तो 1 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.517 किलोवाट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.517 किलोवाट। इसका एक डेफिनेशन है, मैं बताना चाहता हूं बहुत ऐसे दिल से, लेकिन मैं फिलहाल आपको चाहता हूं कि आप अपनी नजरें घुमाओ पहले इसको, इस पे खाली आप नजरें घुमाओ। सर ये RE आपने क्या बोला? Q2 इज इक्वल टू RE मतलब? जो खाना हीट एब्जॉर्ब करता है उसी को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। ये प्रोसेस भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है? इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके ओके, एक बार सब सिर्फ नजरें घुमाओ, सबके तरफ नजरें घुमाओ। कोई डाउट दिख रहा है किसी चीज में? 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। 3 से 4 क्या है? आइसेंथाल्पिक एक्सपांशन है। 4 to 1 क्या है? रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर है, वो भी कांस्टेंट प्रेशर है। अच्छा, क्या कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि H कैसे निकाला जाएगा? ये तुम लोगों को न्यूमेरिकल है क्या? इसके न्यूमेरिकल नहीं शायद से तुम लोग, हाँ? VCC के न्यूमेरिकल है क्या? बेसिक तो रहेगा। सब पोर्शन में देखना पड़ेगा। कभी आज तक टीचर ने कोई न्यूमेरिकल पूछा क्या इस पे? हमें थर्मोडायनेमिक्स में तो नहीं पूछा था कोई। अभी तक किसी का यूटी वीटी हुआ जिसमें होमवर्क में कोई या कोई कहीं पे असाइनमेंट में कहीं पे पूछा है कोई क्वेश्चन? सर हमारा हुआ है अभी इनसे, हम उसमें कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स का, बहुत थोड़ा T2/T1 माइनस T2 वैसा वाला। ओके, तो दे आर रेस्ट्रिक्टिंग टू कार्नोट ओनली, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दिमाग में डालता हूँ आपके। फिलहाल के लिए ये सारा डायग्राम सबको अगर समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है। 1 TR के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं मैं, एक छोटा सा रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पे एंथैल्पी याद दिला देने के लिए कोशिश करता हूँ। इस पॉइंट पे एंथैल्पी क्या रहता है बच्चों? Hg। परफेक्ट माय डियर, Hg एट दिस प्रेशर है ना? हाँ सर। ओके, इस पॉइंट पे क्या एंथैल्पी रहता है? HF। परफेक्ट, HF एट P2 प्रेशर, बराबर? हाँ सर। इस पॉइंट पे एंथैल्पी क्या रहेगा? HF प्लस Hg मतलब HF प्लस HFG into X। HFG, क्या बात है। अच्छा, ड्राइनेस अच्छी बात फ्लैक्स। ये है कि इसका एंथैल्पी निकालने को मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो इसका एंथैल्पी वही इसका एंथैल्पी। हाँ सर। ये एंथैल्पी निकालने को मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये एंथैल्पी निकाले तो काम बन गया ना भाई, आइसेंथैल्पी के ना। हाँ सर। इसका एंथैल्पी हाँ कभी सर। निकालना नहीं पड़ता, ये निकाला काफी है, ठीक है? तो ये और ये तो आसान है, 1 और 3 तो आसान है। Hg एट P1, HF एट P2, H सूप।
एच सूप याद है? एच सूप, हाँ सर, एच सूप मिल जाएगा एच सूप का फॉर्मूला स्टीम याद है? टेबल में सीधा। स्टीम टेबल वेपर कंप्रेशन साइकिल डील्स विद रेफ्रिजरेंट एंड नॉट वाटर. ओके सर H1 प्लस MCP डेल्टा T. नहीं, H1 प्लस नहीं, यहाँ का Hg रहेगा वो. हाँ सर Hg उधर का. हाँ, इधर का Hg. H1 अलग है डियर, H1 इधर हो जाएगा, इधर Hg, इसका Hg प्लस Cp वेपर डेल्टा T. परफेक्ट माय डियर. डेल्टा T में क्या आएगा? इसका टेम्परेचर माइनस इसका टेम्परेचर. इस टेम्परेचर को कहा जाता है टी सूप और इस टेम्परेचर को कहा जाता है TS. तो H2 में खाली मेहनत होती है और वो H2 का फॉर्मूला होता है Hg प्लस Cp वेपर टी सूप माइनस TS. लेकिन मुझे लगता नहीं आपको ये पूछेंगे. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस आई फील, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ लॉट इन दिस यूनिट. चलो, इतना समझ में आया सभी को? हाँ सर, समझ गया। ओके मैं क्या करता हूँ, आपको शाम को ना एक वेपर एब्जॉर्प्शन का लेक्चर भेजता हूँ. वेपर एब्जॉर्प्शन का लेक्चर भेजता हूँ. जिनका वाइवा है वो देख लेना, सॉरी जिनका प्रीलिम है, प्रीलिम ना इनसेम, जिनका इनसेम वो लोग देख लेना. बाकी के लोग समय निकाल के देख लेना. बाकी के लोग कल दिन में दोपहर में समय निकाल के देख लेना, ठीक है? क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू रिलैक्स थोड़ा सा समय के लिए. एंड देन उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट्स पूछना है, ओके तो डाउट्स के लिए अपन कल के लेक्चर तो मिल ही रहे, तो उस पर पूछ लेना. कल 6 बजे ना सुबह सर? ओके फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू गो, कल सुबह 9:30 बजे लेक्चर पॉसिबल है क्या एटी का? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को दिक्कत है सर, क्या? कुछ लोग कल से इनसेम चालू हो रहा है? हाँ इनसेम है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. किसी किसी का इनसेम है 9:30 बजे खत्म हो जाएगा इनसेम उनका? नहीं सर, 9 से 10 10 से 11 है. 10 से 11 है तो मेरा 11 9 बजे से 10 है। 11 बजे पॉसिबल है? हाँ सर, छुट्टी है वैसे भी, इंसेंट के टाइम बस पेपर ही होते प्लीज हैं. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको वॉल टाइमिंग डायग्राम और आईसी इंजन पे कुछ बातें करना चाहता हूँ. दैट शुड बी द लेक्चर. तो मैं हाँ, 11 से 12 12:30 तक को पढ़ाना चाहूंगा. किसी को दिक्कत है उससे? नहीं सर। नहीं सर, चल जाएगा. सर हमारा लेक्चर है पर उस कितने टाइम बजे पे गया? 11:30. 11:30. देखो 11 बजे आ जाओ और अगर तुमको लेक्चर नहीं हो पा रहा है तो मुझसे रिकॉर्डिंग ले लोगे तो चलेगा? सर 11:30 से 12:30 इनसेम का टाइम है। भाई ये तो हर किसी का अलग टाइमिंग है. सर 3 से 4 लेते ना, फिर 4 से 5 FM कंटिन्यू करते हैं अपना. कॉम भी रहेगा ना सर 2:30 को? सर ले रहे हैं क्या? सर कल मैच नहीं है सर, और ये कल मैच नहीं है? नहीं है। किसका मैच है कल? मैक वालों का नहीं सर। सच्ची? अरे पहले बोलने का ना. सच्ची ना? पक्का? रात को बुलाता हूँ फिर. हाँ सर। हाँ सर चलेगा रात को. 8 बजे मिलेंगे कल रात को. कल रात को 8 बजे मिलते हैं. किसी को 8 बजे से दिक्कत? नहीं सर। अरे क्या बात है. अगर किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो, वरना हम लोग कल सर रात को न्यू बैच है ना मंडे को M3 7:30 को. जान ले लो मेरी. सर नहीं तो सुबह ही ले लो। सुबह नहीं हो पाएगा रे, कुछ लोगों का एग्जाम 8 बजे ही है. इनसे सर नहीं तो एकदम लेट लेते क्या 10 बजे? रात को 10? हाँ सर. न्यू बैच 9 बजे खत्म हो जाएगी ना? सर 10 बहुत लेट होता है। 9 बजे करूँ? 9 बजे रात को? हाँ चलेगा सर, 9 से 10। 9 से कितने 10 बजे तक लोगे सर? जब तक तुम्हारी को नींद नहीं आती. सर 10 o'clock को सोने का टाइम होता है. हाँ सर। सुबह का सोएगे, पढ़ने में मजा आएगा, सोएगा ही नहीं तू. ठीक है 9 से 10 पढ़ेंगे, 1 घंटा तो पढ़ो. ठीक है हाँ सर चलेगा। चलो 9 कल से मिलते 10 हैं 5। 9 बजे. कल रात को 9 बजे अपन 80 का सेशन लेना है. ठीक है सर और फ्लूइड सर भी 4 रहेगा ना? बजे FM ना. कल अगर पासी सर ले रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो नहीं ले रहे हैं तो मैं FM लूंगा 4 बजे. ठीक है ओके ठीक सर. है सर। चलो बाय बाय बच्चा लोग. बाय 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 सर। थैंक यू सर. बाय डियर बाय.